ओके। गुड इवनिंग आप सभी को। देखिए हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वहाँ पे हम जो फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट थी और इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट थी फोटोसिंथेसिस से जुड़ी हुई उनको डिस्कस कर रहे थे। और वेरी लास्टली अगर हम देखें तो कुछ जो बातें हमारी रही थी लास्ट क्लास में उसमें ये फिगर हमने जब डिस्कस किया था तो हमने यहाँ पे देखा था कि CO2 जो होती है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है और एटमॉस्फेयर से उसको जाना होता है मीजोफिल सेल में। और एटमॉस्फेयर से जब हम मीजोफिल सेल तक की बातें करेंगे तो बीच में रेजिस्टेंस आएगा। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आता है वो तो आता है स्टोमेटा का। और जैसे यहाँ पे स्टोमेटा रेजिस्टेंस को हमने डिस्कस किया था, देन इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर भी रेजिस्टेंस है, उसका इंटरफेरेंस रहेगा। और लिक्विड फेज के अंदर रेजिस्टेंस है, ये भी वर्क करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस हम मानते हैं वो क्या मानेंगे? स्टोमेटा को। और इम्पोर्टेंट कहने का मतलब ये था कि अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तो ही CO2 अंदर एंटर कर पाएगी, अदरवाइज CO2 एंटर नहीं कर पाएगी। तो एक प्रकार से रेगुलेशन का काम करता है। रेगुलेशन इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि CO2 अंदर जाएगी या नहीं जाएगी, मीजोफिल सेल में CO2 एंटर करेगी या नहीं करेगी, डिपेंड करता है कि स्टोमेटा का जो कंडक्टेंस है वो किस प्रकार का है। और स्टोमेटा का जो ओपनिंग होता है कि स्टोमेटा खुलेगा या नहीं खुलेगा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है गार्ड सेल्स की कंडीशन के ऊपर। कि जो गार्ड सेल्स हैं अगर वो उनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है तो वो बिल्कुल से टर्जिड हो जाती हैं और तभी स्टोमेटा है वो ओपन होता है। अगर गार्ड सेल्स के पास पानी कम होता है तो गार्ड सेल पिचक जाती है, फ्लैसिड हो जाती है और स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो एक तो हम ये कहना चाहते हैं कि मीजोफिल में जितनी CO2 पहुंचेगी, क्योंकि मीजोफिल में ही कौन है? रूबिस्को है। और रूबिस्को ही अल्टीमेटली क्या करता है? कार्बन का एसिमिलेशन करता है। C3 साइकिल है वो रूबिस्को की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो अगर रूबिस्को काम कर रहा है तो C3 साइकिल चलेगा और हम कहेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है वो होगा, राइट। तो CO2 अंदर रूबिस्को तक पहुंचे तभी फोटोसिंथेसिस होगा या C3 साइकिल यानी कि डार्क रिएक्शन वो कंप्लीट हो पाती है। और मीन्स अगर CO2 अंदर पहुंच गई तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। ओके। और CO2 अंदर ऐसे ही तो पहुंच नहीं सकती, बीच में बैरियर आएगा स्टोमेटा। और स्टोमेटा पौधे को CO2 चाहिए तब नहीं खुलते। स्टोमेटा कब खुलेंगे? जब पौधे के पास पानी खूब सारा होता है। तो स्टोमेटा की ओपनिंग है वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है। और स्टोमेटा खुलेगा या नहीं खुलेगा उसके आधार पे CO2 एंटर करेगी या नहीं करेगी। और देन हम कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस स्लो होगा या फास्ट होगा, ऐसी बातें आती हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं कंपैरिजन करते हैं तो जो C3 प्लांट्स हैं वो नॉर्मली अपने स्टोमेटा को ओपन कर सकते हैं क्योंकि वो हाई टेम्परेचर वाली कंडीशंस में ग्रो नहीं करते। वहां पे एडिक्वेट वाटर भी प्रेजेंट होता है तो स्टोमेटा नॉर्मली ओपन होते हैं, नॉर्मली ओपन इन डे। ठीक है, क्योंकि डे लिखने के पीछे मकसद ये था क्योंकि डे में ही क्या होता है, जब सनलाइट होती है तभी लाइट रिएक्शन होती है। और लाइट रिएक्शन के अंदर आपने देखा था कि NADPH बन जाता है और ATP बन जाता है जो बाद में काम आते हैं। बाद में कहाँ काम आते हैं? वो C3 में काम आते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की जो डार्क फेज होती है जिसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, तो डार्क रिएक्शन हो जाने का मतलब हो गया कि फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया। तो फोटोसिंथेसिस विल बी कंप्लीटेड डिपेंड करता है कि डार्क रिएक्शन हो। डार्क रिएक्शन डिपेंड करती है कि NADPH एंड ATP बनना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि
लाइट रिएक्शन होनी चाहिए, और लाइट रिएक्शन होना चाहिए इसका मतलब ये है कि सनलाइट वो प्रेजेंट होनी चाहिए। तो अगर सनलाइट है, बात को ऐसे समझिए कि अगर सनलाइट है तो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करेगा। ओके, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसको CO2 एंटर करनी चाहिए, और CO2 एंटर करनी चाहिए तो उसके स्टोमेटा वो ओपन होने चाहिए। और C3 प्लांट्स हैं वो नॉर्मली दिन में अपने स्टोमेटा ओपन कर लेते हैं, तो C3 पौधों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। C3 प्लांट्स को केवल एक ही प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? C3 प्लांट्स को क्या प्रॉब्लम होती है? साहिन, स्क्रीन शो नहीं हो रही तो एक काम कीजिए, आप इसमें एग्जिट करके दोबारा एंटर करो एक बार, है ना, एग्जिट करके री एंटर कर जाओ। हम्म, हाँ बताओ। हाँ, वो ऑक्सीजनेज वर्क कर सकता है ना। आई थिंक अभी देख पा रहे हो? ठीक है। हाँ, C3 प्लांट की एक ही प्रॉब्लम थी कि रूबिस को ऑक्सीजनेज वर्क कर सकता है ना, कि वो अपने ऑक्सीजनेज एक्शन को स्टार्ट कर सकता है। अगर ऐसा किया तो आप कहेंगे कि वो C2 साइकिल ऑपरेट कर रहा है, और C2 साइकिल का मतलब निकलता है कि वो कार्बन को लॉस कर रहा है, उसका कार्बन लॉस हो रहा है। तो ये एक माइनस पॉइंट है उसका। लेकिन फिर आपने ये भी देखा था कि हर समय थोड़ी करता है। वो कब करता है? जब टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर जब हाई होता है तो हाई टेम्परेचर के ऊपर C3 को नुकसान होता है, और उस नुकसान का नाम क्या है कि वो रूबिस्को की वजह से उसमें C2 साइकिल है वो ऑपरेट हो जाता है। ओके, तो अगर टेम्परेचर लो हो, अगर टेम्परेचर नॉर्मल हो, तो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर C3 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजनेज काम उसमें नहीं होता है, और कार्बन लॉस नहीं होगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पे C3 को प्रॉब्लम होती है, राइट। और फिर ये जो C3 प्लांट्स होते हैं ये हमेशा से ही नॉर्मल टेम्परेचर या लो टेम्परेचर के लिए अडेप्ट है। लो टेम्परेचर के लिए क्या होते हैं? अडेप्ट होते हैं। दूसरी साइड में आप बात करते हैं C4 प्लांट्स की। तो जो C4 प्लांट्स हैं उनमें, क्योंकि वो ट्रॉपिकल एरिया में है, तो हाई टेम्परेचर वाले हैबिटाट में ग्रो करते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे कैसा है? हाई है। तो हाई टेम्परेचर में रूबिस्को C2 वाली प्रॉब्लम कोज कर सकता है, लेकिन रूबिस्को का सॉल्यूशन इन्होंने निकाल रखा है कि ये रूबिस्को को बंडल सीड सेल में ले जाते हैं, और बंडल सीड सेल में वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बहुत हाई मेंटेन कर देते हैं। काफी काफी ज्यादा CO2 का जो प्रेशर है वो वहां पे होगा, और कारण ये होता है कि बार बार जो मेसोफिल सेल्स होती हैं वहां से CO2 को बंडल सीड सेल्स में पंप किया जाता है। हालांकि आपने जब C4 मेटाबॉलिज्म पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि कुछ एक्स्ट्रा ATP है वो कंज्यूम होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। प्लांट है वो रूबिस्को की जो प्रॉब्लम थी उससे उसका सॉल्यूशन उसने निकाल दिया था, और वो कार्बोक्सिलेशन बहुत अच्छे से करा रहा होता है। लेकिन प्लांट है वो हाई टेम्परेचर के लिए अडेप्ट हो जाते हैं। अडेप्ट होने का मतलब ये है कि जो C4 पौधे हैं वो हाई टेम्परेचर के लिए अडेप्ट हो गए, और C3 पौधे हैं वो लो टेम्परेचर के लिए अडेप्ट हो गए।
मीन्स इनका जो सेचुरेशन है टेम्परेचर के साथ में जो हम सेचुरेशन देखें, तो C3 प्लांट्स का सेचुरेशन लो टेम्परेचर पे आ जाएगा, C4 का हाई टेम्परेचर पे आता है। अगर हम C3 पौधे को थोड़ा सा इस चीज को बहुत क्लियरली समझना है क्योंकि यही चीजें क्वेश्चंस के रूप में पूछी जाती हैं। अगर एक C3 पौधे को आप हाई टेम्परेचर के ऊपर ट्रांसफर करोगे, हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर हम उसको ट्रांसफर करें तो उसको लॉस है। क्या लॉस है? क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर C2 साइकिल ज्यादा ऑपरेट होगा और उसको उससे प्रॉब्लम होनी है। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर C3 को फायदा नहीं है। C3 को फायदा कब है? जो टेम्परेचर हाई ना हो, लो टेम्परेचर पे फायदा है। C4 पौधे को देखो, जो C4 प्लांट्स हैं वो हाई टेम्परेचर के लिए अडेप्ट है। अगर हम उनको लो टेम्परेचर दें तो उनके साथ क्या होना चाहिए? जो पौधे पहले से हाई टेम्परेचर के लिए अडेप्ट हैं, C4 कैटेगरी के प्लांट्स हैं, अगर आप उनको नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर शिफ्ट करोगे तो उनको फायदा होगा या लॉस होगा? कि दे आर अडेप्टेड फॉर हाई टेम्परेचर, आप उनको लो टेम्परेचर के ऊपर शिफ्ट कर रहे हो तो यहां पर इनको भी लॉस होगा। तो जो पहले से अडेप्ट है लो के लिए वो बेटर या ऑप्टिमम कर रहा होता है लो के ऊपर ही, और जो पहले से अडेप्ट है हाई के ऊपर वो ऑप्टिमम या बेस्ट कर, क्योंकि उसका सारा मशीनरी, सारा जो फिजियोलॉजी है वो हाई के लिए सेट है, C3 वालों का लो के लिए सेट है। तो उनके अगेंस्ट टेम्परेचर के ऊपर जाते ही हमें उनके साथ में जो लॉसेज है वो काउंट करने होते हैं। बात जब CO2 को अंदर लेने की आती है तो हमने देखा था कि जो C4 पौधे हैं उन्होंने सॉल्यूशन निकाल लिया। उन्होंने सॉल्यूशन ये निकाला कि वो कहाँ ग्रो कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर और ड्राई एरिया में है, कि टेम्परेचर भी हाई है और एरिया कैसा है, ड्राई है। तो स्टोमेटा सारे दिन तो खोल नहीं सकते, स्टोमेटा थोड़े समय के लिए, लिटिल टाइम के लिए ओपन होते हैं। और जब थोड़े से समय के लिए स्टोमेटा ओपन होगा तो थोड़ी सी CO2 ही अंदर ली जाती है, लिटिल अमाउंट CO2 की ही एंटर करती है। अगर ये थोड़ी सी अमाउंट ही CO2 की रही तो रुबिस्को के सामने तो जो CO2 जाएगी वो तो बहुत कम जाएगी। तो रुबिस्को है वो CO2 के साथ में थोड़ी वर्क करेगा, वो तो ऑक्सीजनेज काम करेगा। तो पौधे को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पौधे ने सॉल्यूशन क्या निकाल दिया कि ये जो थोड़ी सी CO2 मेसोफिल में आती है इसको वो पहुंचा देता है बंडल सीड सेल में, और रुबिस्को के सामने काफी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन उसकी मेंटेन हो जाती है और रुबिस्को है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। एक आपने कैंप प्लांट देखे थे, कैंप प्लांट ने और भी शानदार सॉल्यूशन निकाल लिया कि वो अपने स्टोमेटा केवल नाइट में खोलते हैं। अब नाइट में खोलने से दिक्कत ये हो गई कि नाइट में डार्क रिएक्शन तो कराई जा सकती है लेकिन लाइट रिएक्शन नहीं करा सकते, और डार्क रिएक्शन भी हम नहीं करा पाएंगे लगातार, क्योंकि लाइट रिएक्शन में जितने भी ATP और NADPH बने हैं वो जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे, उसके बाद में डार्क रिएक्शन हम करा नहीं पाएंगे। तो रात में लाइट रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती, और अगर थोड़ा बहुत ATP NADPH होता भी है शाम के समय जो भी बना है तो वो शुरुआत में ही, नाइट के शुरुआत में ही खत्म हो जाएगा, वो स्टोर भी खत्म हो जाएगा। तो नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, दिन में स्टोमेटा नहीं खोल सकता पौधा, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, दिन में स्टोमेटा नहीं खोल सकता। तो उसने सॉल्यूशन निकाला कि नाइट में टेम्परेरी में स्टोर कर लूंगा और वो अपनी वैक्यूल में मैलिक एसिड के रूप में इसको स्टोर कर लेता है। अब नाइट में जो स्टोर हो गई सो हो गई, यानी कि एक लिमिटेड अमाउंट ही अंदर ली जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि स्टोर में वैक्यूल है वो कोई अनलिमिटेड स्पेस है, तो उसमें जितनी आएगी बस उतनी ही स्टोर की जा सकती है, और अगले दिन केवल उसी को फिक्स किया जाएगा। तो बहुत सारी CO2 पौधे ले नहीं सकते, क्योंकि लेने के बाद में उसको रखेंगे कहाँ पे। तो जितनी रखी जा सकती है वैक्यूल में उतनी ही वो डाल पाएंगे रात भर में,
और उतनी ही फिर वो अगले दिन स्टोर कर पाते हैं या C3 में कंज्यूम करा पाते हैं, तो बहुत धीरे बढ़ते हैं। स्लो रेट ग्रोथ, ग्रोथ की रेट बहुत धीरे है। C4 को देखना, C4 पौधे पंपिंग कर देते हैं और रूबिस्को को ब्यूजी रखते हैं। थोड़ी सी भी CO2 है तो उसको उठा करके वो रूबिस्को के सामने ले जा करके बंडल सीड सेल में पहुंचा देते हैं, तो रूबिस्को खूब काम करता है और रूबिस्को हाई टेम्परेचर के लिए सेट है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन CO2 की बहुत ज्यादा मेंटेन की जा रही है पंपिंग की वजह से, तो हाई प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जो ग्रोथ है वो काफी रैपिड है। तो C3 पौधे नॉर्मल पौधे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करने वाले पौधे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है हाई टेम्परेचर के ऊपर। C4 पौधे हैं वो हाई टेम्परेचर के लिए अडेप्ट हैं, वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जब आप उनको लो टेम्परेचर के ऊपर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर के लिए बिल्कुल अडेप्ट है वो। हाँ, हाई टेम्परेचर के ऊपर उनको फायदा है, लो टेम्परेचर के ऊपर C3 को फायदा है और हाई टेम्परेचर के ऊपर C4 को फायदा है। कैम पौधों की कहानी अलग है कि वो केवल थोड़ा सा स्टोर कर सकते हैं और उसी को अगले दिन फिक्स कर सकते हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, स्लो रेट होगी उनकी ग्रोथ के साथ में। तो ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स थे जिनसे काफी सारे जो सी पार्ट के क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस से जुड़े हुए वो कंसर्न करते हैं। कई बार इनसे जुड़ी हुई बातें पूछी भी जाती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क भी रह सकते हैं जिनमें आपको ऐसी चीजें काम में लेनी होती हैं। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है हल्का? ठीक है। ठीक है, ये बातें हमारी हो गई थी कि जो पूरी की पूरी जो लीफ है उसमें हर जगह पे CO2 फिक्सेशन एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि सनलाइट ऊपर की साइड से एंटर करती है और CO2 नीचे की साइड से एंटर करती है, क्योंकि स्टोमेटा नॉर्मली हम लोअर एपिडर्मिस में लेते हैं। तो लगभग जो सेंटर वाला भाग होता है वहां पे लाइट और CO2 ये अपनी मैक्सिमम पे होते हैं, तो वहां ये फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो पाता है। ठीक है, CO2 कंपनसेशन पॉइंट्स वगैरह हमने पहले भी डिस्कस किए थे C3 C4 प्लांट्स के लिए। ठीक है, चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो C4 पौधे जो CO2 को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म का मतलब ये है कि पंपिंग है ये। पंपिंग का मतलब मेसोफिल सेल से बंडल सीड सेल्स के अंदर CO2 को पंप कर देना, तो इससे फर्क पड़ेगा फोटोसिंथेटिक रिस्पॉन्स ऑफ लीव्स। ठीक है, ये बातें हम काफी बार कर चुके हैं, इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग CO2 concentrating mechanism in C4 plants, CO2 concentration at the carboxylation sites, कार्बोक्सिलेशन साइट क्या होती है? C4 पौधों में कार्बोक्सिलेशन साइट क्या होती है? C4 पौधों में कार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है? हाँ, बंडल सीड सेल में, यानी कि रूबिस्को जहां होता है उसकी बात हो रही है ना, बंडल सीड सेल्स में। तो विद इन C4 क्लोरोप्लास्ट इज ऑफन सैचुरेटिंग फॉर रूबिस्को एक्टिविटी, क्योंकि वहां काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन CO2 के मेंटेन की जाती है, तो रूबिस्को से उसकी पीक पे काम कराया जा रहा है कि रूबिस्को को इतना सारा सबस्ट्रेट दिया जा रहा है कि वो रूबिस्को अपना बेहतरीन आउटपुट है वो दे पाएगा। क्योंकि जब किसी एंजाइम को हम लें और उसकी काइनेटिक्स की बात करें और जब उसको हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो स्पीड है वो बढ़ती है एंजाइम की काइनेटिक्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम बात करें तो, और एक मैक्सिमम पीक आ जाता है एंजाइम की एक्टिविटी का। तो जब C3 पौधे से बात करते हैं तो C3 में तो पंपिंग होती नहीं है, तो रूबिस्को के सामने CO2 कम पहुंचती है, तो रूबिस्को अपना मैक्सिमम नहीं कर रहा होता है। जबकि C4 पौधे हैं वहां रूबिस्को के सामने काफी सारा CO2 पंपिंग से पहुंच जाता है, तो रूबिस्को ज्यादा काम कर रहा होता है, यानी कि उसकी एक्टिविटी वो काफी अच्छी चल रही होती है, तो सैचुरेटिंग हो रखा होता है। एज ए रिजल्ट प्लांट्स विथ C4 मेटाबॉलिज्म लीड लेस रूबिस्को देन C3 प्लांट्स। क्या समझे कि C4 पौधों को रूबिस्को कम क्यों चाहिए?
हाल का। C4 पौधों को कम रूबिस को चाहिए कंपैरिजन जब आप C3 से करें तो, और किसके लिए चाहिए? नीड टू अचीव ए गिवन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जब रूबिस को कम चाहिएगा तो उनको नाइट्रोजन भी कम चाहिएगी, क्योंकि रूबिस को क्या है? एंजाइम है। तो किससे बना है? अमीनो एसिड से। तो रूबिस को कम चाहिए तो नाइट्रोजन भी कम चाहिएगी C4 पौधों को। हम ये कहना चाहते हैं कि हम फोटोसिंथेसिस में एक आउटपुट चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आउटपुट है उसकी वैल्यू हो x, कि इतना फोटोसिंथेसिस हो जाए x। ठीक है, करेगा कौन? रूबिस को करेगा। ठीक है, रूबिस को डिपेंड किसके ऊपर करता है? CO2 की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन C3 के अंदर कैसी होती है? जहां रूबिस को होता है वहां पे लो, और C4 में कैसी होती है? हाई। तो C3 के रूबिस को वो धीरे काम करते हैं, क्योंकि वो सेचुरेट ही नहीं हो पाते, क्योंकि वहां उतनी CO2 पहुंच ही नहीं पाती। C4 वाले रूबिस को सेचुरेट हो गए, क्योंकि वहां पे ज्यादा CO2 पहुंच जाती है। तो जल्दी से X, अगर आपको यहाँ पे 100 मिलीग्राम ये शुगर का सिंथेसिस हो तो जल्दी कौन बनाएगा? C4 बनाएंगे। यानी कि वहां जितने भी एंजाइम थे सारे मैक्सिमम पे काम कर रहे हैं, तो उतनी ही अमाउंट फोटोसिंथेसिस की। यहाँ तो थोड़े से एंजाइम, फ्यू एंजाइम ही पर्याप्त है, क्योंकि सारे एंजाइम मैक्सिमम पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको ज्यादा एंजाइम चाहिए, क्योंकि एंजाइम मैक्सिमम पे तो काम कर नहीं रहे। तो अगर आपको एक कांस्टेंट प्रोडक्ट चाहिए फोटोसिंथेसिस में, आप चाहते हैं कि इतना फोटोसिंथेसिस हो जाए, तो वर्कर अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो थोड़े से वर्कर ही कर देंगे, और अगर वर्कर अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं तो ज्यादा वर्कर चाहिए। तो वही चीज आप रूबिस को लगा सकते हैं, कि जहाँ पे सारे वर्कर एफिशिएंटली काम कर रहे हैं तो थोड़े से वर्कर ही कर देंगे, तो लेस एंजाइम की नीड है, और लेस एंजाइम की नीड है तो लेस नाइट्रोजन की नीड है। तो C4 पौधों में रूबिस्को की अमाउंट कम पाई जाती है, और वहां उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। C4 पौधे हैं, उनके रूबिस्को सेचुरेशन पे नहीं काम कर रहे होते, तो ज्यादा रूबिस्को चाहिए, और ज्यादा रूबिस्को चाहिए तो वहां नाइट्रोजन की नीड भी ज्यादा होती है। समझ सकते हैं? क्लियर है ना बात? ठीक है। इन एडिशन टू CO2 concentrating mechanism, जो कि C4 में होती है, allows the leaf to maintain high photosynthetic rate at low carbon dioxide values which require lower rates of stomatal conductance। यानी कि C4 पौधे थोड़ी सी स्टोमेटा खुलते ही जो CO2 आई उसको सारी की सारी को वो बंडल शीत में पंप कर सकते हैं। तो C3 पौधों को स्टोमेटा भी ज्यादा नहीं खोलने पड़ते। लोअर रेट कि थोड़ी सी भी आई तो सारी की सारी बंडल शीत में पंप कर दी जाएगी, तो स्टोमेटा ज्यादा खोलने नहीं पड़ते। अगर स्टोमेटा नहीं खोलने पड़ेंगे तो पानी की जरूरत भी कम पड़ेगी। तो C4 प्लांट्स कैन यूज वाटर एंड नाइट्रोजन मोर एफिशिएंटली देन C3 प्लांट्स। क्लियर है कि C3 पौधों को पानी भी कम चाहिए, स्टोमेटा भी कम खोलने पड़ते हैं, नाइट्रोजन भी कम चाहिए, और बना करके ज्यादा देते हैं, फोटोसिंथेसिस ज्यादा करते हैं। दूसरी साइड में देखें तो ऑन द अदर हैंड एडिशनल एनर्जी कॉस्ट फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म मेक्स C4 प्लांट्स लेस एफिशिएंट इन देयर यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट। थोड़ी सी प्रॉब्लम केवल इस बात की है कि भाई इनको पंपिंग करनी पड़ती है, और पंपिंग करनी पड़ती है तो ATP लगते हैं, एनर्जी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है। तो बाकी सारी फायदे हैं, लेकिन C4 पौधे जब मीजोफिल से बंडल शीथ सेल्स के अंदर CO2 को पंप करेंगे तो वहां ATP कंजप्शन होता है, जबकि C3 पौधों में ऐसा कोई कंजप्शन नहीं होता है। तो ये इसका एक माइनस पॉइंट है। दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजन दैट मोस्ट सैड अडेप्टेड प्लांट्स आर C3 प्लांट्स। ये मोस्टली जो छाया वाले भाग हैं, जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, ज्यादा लाइट नहीं है, तो वो पौधे C3 कैटेगरी के होते हैं। जहाँ पे ओपन सनलाइट होती है, जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहां पे C3 पौधे कम होते हैं, और C4 प्लांट्स वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये बातें हो गई थी कि जो आपके काफी सारे सकुलेंट्स हैं, कैक्टाई हैं, वो कैम मैकेनिज्म को यूज करते हैं, स्टोमेटा केवल नाइट में खोलते हैं, दिन में उनके स्टोमेटा वो क्लोज रहते हैं।
और नाइट में जो भी उन्होंने पिकअप किया था केवल उसी को वो दिन में स्टोर कर पाते हैं। तो द CO2 टेकन अप ड्यूरिंग द नाइट इज फिक्स्ड इनटू मैलेट, और फिर वो बिकॉज एयर टेम्परेचर आर मच लोअर एट नाइट, क्योंकि नाइट में टेम्परेचर वो कम हो जाता है दिन की तुलना में तो वाटर लॉस इनको नाइट में कम होगा। अगर पहले से पानी की कमी है और रात में टेम्परेचर कम हो जाता है तो पानी लॉस कम होगा, ट्रांसपायरेशन लॉस कम हो जाता है। तो a significant amount of water is saved relative to the amount of CO2 fixed। तो CO2 तो वो कम ही फिक्स कर पाते हैं, लेकिन जितनी फिक्स कर पाते हैं उसके बदले में उनको कीमत पानी की लॉस के रूप में कम चुकानी पड़ती है। तो थोड़ा सा फायदा हो गया कि स्टोमेटा जब खोलते हैं तब नाइट होती है और नाइट के अंदर टेम्परेचर कम होता है तो पानी एवोपरेट कम होता है, तो थोड़ा सा पानी बचा लेते हैं। तो द मैन कॉन्स्टेंट, कि मैन जो दबाव होता है ऑन कैम मेटाबॉलिज्म इज दैट द कैपेसिटी ऑफ स्टोर मैलिक एसिड इज लिमिटेड, क्योंकि इसको स्टोर वैक्यूल में करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम इस बात की है कि नाइट सारी रात स्टोमेटा खोल के खूब सारी CO2 अंदर ले सकता है, लेकिन अंदर लेकर के उसको जमा कहाँ करेगा, तो स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है। मेन दिक्कत किस चीज की होती है कि कैम पौधों के पास उसको स्टोर करना पड़ता है, तो मेन दिक्कत स्टोरेज की होती है कि जितनी स्टोर में आएगी बस उतनी ही आ सकती है, उससे ज्यादा उसमें वो स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि वैक्यूल्स का जो स्पेस है वो सारा जब कंज्यूम्ड हो जाएगा तो उससे ज्यादा CO2 कैम पौधे स्टोर नहीं कर सकते। तो दिस लिमिटेशन रेस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ CO2 अपटेक। However, many CAM plants can fix CO2 via the Kelvin cycle at the end of the day when temperature gradients are less extreme। तो जब इवनिंग आवर्स की बात करते हैं तो इवनिंग आवर्स के अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने से जब टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाएगा तो स्टोमेटा ओपन हो सकते हैं, और अगर उस समय पे स्टोमेटा ओपन हुए तो फिर वो पौधा क्या कर सकता है कि बिना वैक्यूल में स्टोर के डायरेक्टली C3 के अंदर CO2 को कंज्यूम कर सकता है, लेकिन वो हर कभी नहीं कर पाएगा एट द एंड ऑफ डे। एट द एंड ऑफ डे वो थोड़ा सा कर पाएगा, लेकिन वो तभी कर पाएगा जब उसको ऐसा करने के लिए ATP एंड NADPH उपलब्ध होंगे, ठीक है ना, ये अवेलेबल होने चाहिए। और आप कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ डे यानी कि इवनिंग की बात कर रहे हो, और इवनिंग का मतलब ये है कि अब सनसेट होने वाला है, और अगर सनसेट हो गया तो लाइट ऑफ हो जाएगी, और लाइट ऑफ हो जाएगी तो अब और ATP एंड NADPH नहीं बन रहे, तो अब C3 वाला रास्ता आज के लिए बंद हो गया। अब ये कब खुलेगा, नेक्स्ट डे खुलेगा, राइट। तो दिन में अगर लाइट रिएक्शन हो रही है और उसकी वजह से थोड़ा बहुत ATP एंड NADPH उपलब्ध है, टेम्परेचर कम हो गया और स्टोमेटा अगर खुल गए, बड़ी चीज क्या है कि स्टोमेटा अगर खुल गए टेम्परेचर कम होने से, अगर शाम के टाइम पे स्टोमेटा खुल गए तो थोड़ा बहुत C3 वाले रास्ते से वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं, क्योंकि स्टोमेटा उसमें दिन में तो खुलते नहीं है, शाम को अगर टेम्परेचर कम हुआ तो वो खोलेगा, तो थोड़ी सी देर के लिए इनमें C3 हो सकता है। अदरवाइज C3 है वो अगले दिन ही होगा, तो रात को जो भी स्टोर किया जाएगा वो वैक्यूल में ही करना पड़ेगा, और वैक्यूल का स्पेस है वो लिमिटेड होता है। तो बहुत सारी अमाउंट के अंदर पौधे के पास ऑप्शन ही नहीं है फिक्सेशन करने का, बहुत सारा CO2 स्टोर नहीं कर सकता, बहुत सारा वो फिक्स नहीं कर सकता, तो दे आर स्लो ग्रोविंग। देखिए कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं कि जब कुछ पौधों के तने फ्लैट हो जाते हैं, जैसे कि नागफनी है, क्लेडोड of cacti can survive after detachment from the plant for several months। कि पौधे से वो भाग टूट गया लेकिन कई महीनों तक वो वैसा का वैसा बना रहता है, ठीक है, और उसको एडिशनल पानी की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि उनमें पानी स्टोर रहता है। तो देयर स्टोमेटा आर क्लोज्ड ऑल द टाइम। आपने कहा कि ये ओपनसिया का जो पार्ट था ये डिटैच हुआ और ये कई महीनों तक विदाउट वाटर ये ग्रीन बना हुआ है, और इसमें फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, राइट। एंड द CO2 रिलीज बाय रेस्पिरेशन, क्योंकि जब ये डिटैच हुआ है तो ये अलाइव है ना, और ये अलाइव है तो इसमें रेस्पिरेशन हो रहा है,
देखो आपने इसको डिटैच कर दिया, आपने इसको क्या कर दिया, डिटैच। तो डिटैच करने पे क्या हो गया, पानी नहीं जाएगा इसके पास, स्टोमेटा नहीं खुलेंगे, स्टोमेटा क्लोज रहेंगे। स्टोमेटा क्लोज रहेंगे तो बाहर से जो CO2 है वो एंटर नहीं कर पाएगी, बाहर से CO2 एंटर नहीं कर पाएगी। लेकिन लेकिन पौधा क्या कर रहा है कि जब वो डिटैच हुआ तो जिंदा है, जिंदा है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट तो है, और कार्बोहाइड्रेट वो रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो रहे हैं, रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो रहे हैं तो रेस्पिरेशन में क्या बनता है, CO2 बनती है। तो जो CO2 रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन से, रिलीज बाय रेस्पिरेशन इज फिक्स्ड इनटू मैलेट, और ये फिक्स हो जाएगी मैलेट के रूप में, राइट। दिस प्रोसेस विच हैज कॉल्ड कैम इडलिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, कैम इडलिंग बोलेंगे। कि डिटैच्ड दो पार्ट है, कैक्टस कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं उनके जो डिटैच पार्ट्स हैं, वो डिटैच पार्ट्स भी कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए विदाउट वाटर, बिना स्ट्रोमेटा खोले भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और उस फोटोसिंथेसिस में जो CO2 आएगी वो कहां से आएगी, तो आंसर क्या है कि उनके जो टिश्यू जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो वो CO2 रिलीज करते हैं, और ये CO2 बाद में मैलेट के रूप में स्टोर की जा सकती है, जिससे कैम पाथवे है वो रन कराया जा सकता है। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैम इडलिंग बोलेंगे। इससे पौधे को परमिशन मिल जाती है, अलाउ द प्लांट टू सर्वाइव फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम व्हाइल लूजिंग रिमार्केबली लिटिल वाटर। तो स्टोमेटा तो उसको खोलने नहीं पड़ रहे, अंदर जो CO2 बन रही है केवल वो उसी से जो कैम पाथवे उसको चला सकता है कुछ दिनों के लिए बाय मीन्स ऑफ कैम इडलिंग। ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में ये सेक्शन थोड़ा सा और ठीक है कि फोटोसिंथेटिक रिस्पॉन्सेस टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ में रिलेशन देखेंगे। व्हेन फोटोसिंथेटिक रेट इज प्लॉटेड, आपने फोटोसिंथेसिस की रेट क्या है उसको आपने ग्राफ में लिया एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो एक साइड में टेम्परेचर लिया, एक साइड में फोटोसिंथेसिस की रेट ली, रेट को टेम्परेचर के साथ में आपने प्लॉट किया तो आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा। और ये जो कारो बनेगा, द कारो हैज ए कैरेक्टरिस्टिक बेल शेप्ड कंडीशन आएगी। द असेंडिंग आर्म ऑफ द कर्व, कि जब ये बेल शेप्ड बनेगा तो इसका ये वाला भाग, जो ये असेंडिंग है ये वाला भाग, और ये मैक्सिमम से नीचे वाला ये डिसेंडिंग भाग हो जाएगा। तो असेंडिंग भाग किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टिमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर ले रखा है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रेट ले रखी है, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है और अपनी पीक पे चला जाएगा, और उसके बाद में और टेम्परेचर बढ़ाया तो फोटोसिंथेसिस की रेट वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इधर ये इंक्रीज हो रहा है और हाई टेम्परेचर के ऊपर ये डिक्रीज हो रहा है। तो पहले हम इंक्रीज वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, इसकी बात कर रहे हैं। वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टिमुलेशन है वहां पे, टेम्परेचर से पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है अप टू ए ऑप्टिमम, बस यहां तक आएगा ऑप्टिमम तक, उसके बाद में डिक्रीजमेंट चालू हो जाएगा। द डिसेंडिंग आर्म इज एसोसिएट विद द डिलीटेरियस इफेक्ट, कि जो नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं कि हाई टेम्परेचर के ऊपर जो प्रोटीन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो सम ऑफ विच आर रिवर्सिबल व्हाइल अदर्स आर नॉट, कि आप टेम्परेचर को कम करें तो कुछ ऐसे इफेक्ट हो जाते हैं जो रिवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते, जिसमें फोटो डैमेज वगैरह ऐसा हम ले सकते हैं, राइट। तो जब हम प्लॉट करते हैं टेम्परेचर को रेट के साथ में, तो ग्राफ हमारा बेल शेप्ड आएगा, जार जैसा आएगा, और उसका आधा भाग टेम्परेचर डिपेंडेंस को बताता है, स्टिमुलेशन को, और आधा भाग है वो डिलीटेरियस इफेक्ट को बताता है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर फोटोसिंथेसिस को कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स है उनका सामना करना पड़ता है।
Temperature affects all biochemical reactions of photosynthesis, so it is not surprising that the responses to temperature are complex. कि लगभग सभी जो reactions हैं वो temperature से प्रभावित होते हैं. So we can gain insight into the underlying mechanism by comparing photosynthetic rates in air at normal and high CO2 concentration. At high CO2, जब CO2 concentration ज्यादा होती है, there is ample supply of CO2 to the carboxylation site, कि जब CO2 ज्यादा होगी तो रुबिस्को के सामने CO2 ज्यादा पहुंचेगी. And the rate of photosynthesis is limited primarily by biochemical reaction connected with the electron transport. तो जब हम कह रहे हैं कि हमने CO2 तो एक्सेस में दे रखी है, काफी अच्छी दे रखी है, तो CO2 की तो कोई कमी नहीं है, तो उस वाली कंडीशन के ऊपर फोटोसिंथेसिस की रेट किस पे डिपेंड करेगी? आप ये कह रहे हैं कि जितना चाहे उतना CO2 ले लो, हम उतना सारा CO2 मेंटेन करा रहे हैं, तो अब हमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कब मिलेगा, या फोटोसिंथेसिस की रेट किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यानी कि लाइट रिएक्शन. अगर लाइट रिएक्शन ही नहीं हो रही, तो एटीपी नहीं है, NADPH नहीं है, उस वाले कंडीशन में आप ज्यादा CO2 दे करके ज्यादा फोटोसिंथेसिस थोड़ी करा सकते हैं, नहीं करा पाएंगे. तो जब CO2 आपने खूब सारी दे दी तो चीजें डिपेंड करने लग जाएंगी कि लाइट रिएक्शन से कितना एटीपी और कितना NADPH बन रहा है. तो चीजें डिपेंड कहाँ जा रही है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करने लग जाएंगी. In these conditions, temperature change have large effect on fixation rate. और टेम्परेचर है उसका प्रभाव भी आएगा. At ambient CO2 concentration, जब CO2 concentration काफी अच्छी होती है, photosynthesis is limited by activity of Rubisco, and the response reflect two conflicting process. Conflicting का मतलब जो बिल्कुल रिवर्स काम करते हैं. An increase in carboxylation rate with temperature, कि आप कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रुबिस्को थोड़ा ज्यादा काम करेगा. एंड डिक्रीज इन द एफिनिटी ऑफ रुबिस्को फॉर CO2, क्योंकि हमने बात क्या की थी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रुबिस्को की जो ऑक्सीजनेज एक्शन है वो बढ़ती है और जो कार्बोक्सीजनेज एक्शन है वो कम होती है. और फिर आपने कहा कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, उस एक्वस सॉल्यूशन में जो डिजोल्व CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती है, राइट. तो टेम्परेचर बढ़ने पे रुबिस्को को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन रुबिस्को खुद एक एंजाइम है, और एंजाइम है वो टेम्परेचर बढ़ने पे थोड़ा सा एक्टिविटी उनकी बढ़ती है. तो एक साइड में तो हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रुबिस्को की एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, लेकिन हम दूसरी साइड में ये भी कहते हैं कि रुबिस्को टेम्परेचर बढ़ने पे अपना कार्बोक्सिलेशन कम कर देता है और ऑक्सीजनेशन बढ़ा देता है, और साथ में पानी के अंदर भी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो अब पहले जितनी नहीं होती है, उससे कम हो जाती है. तो दो चीजें होगी, दोनों रिवर्स हो गई. दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. एज द टेम्परेचर राइजेस, these opposing effects dampen the temperature response of photosynthesis at ambient CO2 concentration. कि जब दोनों चीजें बिल्कुल रिवर्स में काम करती हैं तो ये जो अपोजिट फोर्स है एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं और ज्यादा कोई प्रॉफिट यहाँ पे नहीं आ पाता है. कि एक साइड में हम कहते हैं कि रुबिस्को को बढ़िया काम करना चाहिए, फिर हम कहते हैं कि रुबिस्को है वो ज्यादा नहीं कर पा रहा है. तो करना तो चाहिए लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, तो ओवरऑल जो इफेक्ट था वो उनका क्या रहता है? वैसा का वैसा रह जाता है. ठीक है, यहां से भी आपको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि चेंज इन फोटोसिंथेसिस एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो यहाँ आपने टेम्परेचर लिया है और यहाँ CO2 एसिमिलेशन की रेट ली, यानी कि फोटोसिंथेसिस की रेट ली है. ठीक है. एट CO2 कॉन्सेंट्रेशन दैट सैचुरेट फोटोसिंथेटिक CO2 एसिमिलेशन. तो जो ए वाला ग्राफ है ये तो हमने कब लिया है? जब CO2 कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? सैचुरेटिंग है, सैचुरेटिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन है. कि रुबिस्को को सैचुरेट करने के लिए जितनी CO2 चाहिए उतनी हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन है वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं. तो मेनली जो ग्राफ है वो हमारा इस प्रकार का आ रहा है. एंड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन, और जब CO2 कॉन्सेंट्रेशन है वो सैचुरेटिंग की रुबिस्को को जितनी चाहिए, रुबिस्को के हाईएस्ट वर्किंग के लिए जितनी मैक्सिमम CO2 चाहिए वो देते हैं, तब तो ग्राफ हमारा ये ऐसा आता है कि फोटोसिंथेसिस खूब सारा हो रहा है, राइट. क्योंकि यहाँ पे रेट है.
तो काफी हाई वैल्यू है। और जब हम CO2 को उतना नहीं दे रहे, एम्बियंट कॉन्सेंट्रेशन ही दे रहे हैं कि वायुमंडल में जितनी है बस उतनी दे रहे हैं, हम उसको वहां पे सैचुरेट नहीं करा रहे, तो उस वाली कंडीशन में वो बी वाला है, एम्बियंट वाला, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है वो कम ही हो पाती है। तो क्या समझे आप इस ग्राफ से? इस फिगर से आप क्या समझ पा रहे हैं? शाहिन, साहिन क्या समझ पा रहे हैं? अलका, गीतम, ठीक है ना? गीतम, नहीं, ठीक है, ओके ना। इसमें एक छोटी सी मैसेज है, उसको आपको समझना है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। देखो, ये है एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर और ये है वाई एक्सिस के ऊपर फोटोसिंथेसिस की रेट। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हम देखें, तो ये ग्राफ भी किसका है? फोटोसिंथेसिस की रेट ही तो है, रेट वर्सेस टेम्परेचर। और ये ग्राफ भी किसका है? रेट वर्सेस टेम्परेचर का। और दोनों जगह पे आपने सेम ही टेम्परेचर लिया ना, 35 कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर यहां पे तो रेट आती है ओनली 20 और यहां पे रेट आ रही है 50। तो इतना बड़ा जो अंतर था कि एक ही टेम्परेचर लिया आपने 35, और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आपको मिलती है फोटोसिंथेसिस की रेट 20 माइक्रोमोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड की, और यहाँ पे आपको रेट मिलती है 50 माइक्रोमोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड की। तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने यहाँ पे डिफरेंस कोज किया? डिफरेंस कोज किया है कि CO2 आपने कितनी दी, खूब सारी दी या नॉर्मली जितनी होती है उतनी दी। अगर आप ये कहते हैं कि हमने नॉर्मली जितनी CO2 होती है उतनी दी, और आप कहते हैं कि हमने ज्यादा दी, तो ज्यादा देती ही फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रहा है, राइट? जैसे आपने यहाँ पे सैचुरेटिंग कर दिया, टेम्परेचर हाई होने पे रूबिस्को को काम करना चाहिए, क्योंकि रूबिस्को एक एंजाइम है, उसको अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन वो अच्छा काम तभी करेगा जब आप उसको काफी सारी CO2 दे देंगे और वो खूब सारा फोटोसिंथेसिस करेगा, राइट? और ऐसे सारे पौधे तो होते नहीं है कि टेम्परेचर हाई के ऊपर रूबिस्को के सामने खूब सारी CO2, नॉर्मली जितनी होती है उससे भी ज्यादा CO2 की रूबिस्को सैचुरेट रहे,
रूबिस को ये ना कहे कि मेरे पास CO2 नहीं है। और ऐसी मैकेनिज्म किस में पाई जाती है? C4 में पाई जाती है, राइट। तो जब आप रूबिस्को को हाई टेम्परेचर के ऊपर काम कराना चाहते हैं तो वो काम करेगा, लेकिन वो तभी करेगा जब आप उसको CO2 खूब सारी देते हैं। अगर आप हाई टेम्परेचर की भी बात करते हैं और काम भी ज्यादा चाहते हैं लेकिन CO2 उतनी नहीं देते तो वो नहीं करेगा। दिस इज द एम्बिएंट CO2 कॉन्सेंट्रेशन, कि अगर आपने सैचुरेटिंग से कम रखी है नॉर्मली जितनी कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन वाला CO2 अगर है और आपने टेम्परेचर ज्यादा किया तो वहां पे जो फोटोसिंथेसिस है वो उतना ज्यादा नहीं हो पाता है। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर हाई फोटोसिंथेसिस आ सकता है, कि हाई टेम्परेचर इज इक्वल टू हाई फोटोसिंथेसिस, ये आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन। और जो पौधे ऐसा कर पाते हैं वो तो ऐसा कर लेंगे, और जो नहीं कर पाते वो नहीं कर सकते हैं। तो कौन कर सकते हैं? C4 कर सकते हैं। और हाई टेम्परेचर के ऊपर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कि हाई टेम्परेचर हो गया और उसके ऊपर हाई रेट फोटोसिंथेसिस की चाहते तो हैं, लेकिन हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करनी पड़ेगी, और ये C3 पौधों के पास कोई मैकेनिज्म होती नहीं है। तो C3 पौधे हाई कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो हाई रेट भी नहीं आ सकती। इसलिए हाई टेम्परेचर के ऊपर खूब सारा फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी C4 के पास तो होती है, C3 के पास नहीं होती। ये वाला ग्राफ आपको ये कह रहा था कि हाई टेम्परेचर के ऊपर रूबिस्को ज्यादा काम कर देगा, रूबिस्को मना नहीं करता है, लेकिन रूबिस्को ज्यादा काम तभी करेगा जब आप उसको खूब सारी CO2 दे, वरना ये नहीं होता है। समझ गए? हाँ, ले सकते हैं। रूबिस्को ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे रूबिस्को, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी देखते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी भी इसी प्रकार से आती है। अगर हम एंजाइम एक्टिविटी का टेम्परेचर से ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो वो ग्राफ हमारा ऐसा ही तो बनता है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर उसका मैक्सिमम पाया जाता है। तो मैक्सिमम की बात करें तो ये टेम्परेचर हाई होता है यहाँ पे, लेकिन एंजाइम तो काम कर देगा, बट वो करेगा कब? जब साथ में आप इसको ऐड करते हैं, ठीक है ना। हाई कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है। अगर आप CO2 तो दे नहीं, केवल टेम्परेचर दे और रूबिस्को से ज्यादा काम कराने की कोशिश करें तो वो नहीं करेगा। ठीक है, आप इस फर्दर फिगर को भी कॉन्सेंट्रेट करें कि यहाँ जो मैटर आएगा दिस इज द लीफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर लिया आपने, और क्वांटम यील्ड, कितना फोटोसिंथेसिस हो पाता है मोल CO2 पर एब्जॉर्ब क्वांटम, की एक क्वांटम को सोखने पे कितने CO2 फिक्स हो पाते हैं। तो लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उससे कितना फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है, ये वाई एक्सिस के ऊपर दिखा रखा है, राइट। तो देखना यहां से क्या मैसेज निकलता है। The quantum yield of photosynthetic carbon fixation in C3 plants and C4 plants as a function of leaf temperature, क्योंकि C3 छाया वाले हैं, C4 तेज धूप वाले हैं, तो टेम्परेचर C3 को कम फेस करना पड़ता है, C4 को हाई करना पड़ता है। इन नॉर्मल एयर, जब आप लिखते हैं ना कि नॉर्मल एयर, इसका मतलब होता है कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को हम नॉर्मल ले रहे हैं। नॉर्मल एयर का मतलब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में जितनी होती है बस उतनी ले रहे हैं। द फोटो रेस्पिरेशन इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर इन C3 प्लांट्स। करेक्ट बात है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोटो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम C3 को होती है। एंड द एनर्जी कॉस्ट ऑफ नेट CO2 फिक्सेशन इंक्रीज अकॉर्डिंगली, क्योंकि पौधा क्या होता है कि C3 से कार्बन को ऐड करता है, और जब टेम्परेचर बढ़ने पे साथ में उसका C2 साइकिल और चल रहा है तो वो कार्बन को लॉस कर रहा होता है। तो कुछ जोड़ रहा होता है, कुछ हट रहा होता है, तो ओवरऑल कितना जोड़ेगा उसमें बार बार लॉस हो रहा उसका, क्योंकि
हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको बार बार क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत कार्बन उसका लॉस होता है। तो प्लस वाला भी चल रहा है, माइनस वाला भी चल रहा है, तो ओवरऑल प्लस कितना कर पाता है, तो उसमें ये कॉस्ट लग रही है उसकी, कि यहाँ से थोड़ा बार बार नुकसान हो जाता है, तो उसको एनर्जी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। दिस हायर एनर्जी कॉस्ट इज एक्सप्रेस इन लोअर क्वांटम यील्ड, कि जब उसका थोड़ा बहुत कार्बन C2 से लॉस हो जाता है तो उसको कितना फोटोसिंथेसिस करने के लिए कितना फोटोन सोखना पड़ेगा, इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है। क्योंकि फोटोन एनर्जी को सोख करके जितना फोटोसिंथेसिस वो करेगा उसका कुछ भाग तो लॉस्ट हो जाता है। तो एक कांस्टेंट अमाउंट में फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी सोखना पड़ता है, तो क्वांटम एनर्जी जो रिक्वायरमेंट थी वो उसकी बढ़ जाती है। लोअर क्वांटम यील्ड का मतलब यही है, ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने के बाद में भी फोटोसिंथेसिस कम कर पाता है एट हाई टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द CO2 concentrating mechanism of C4 plant, जबकि साइड में दूसरे C4 पौधे हैं। फोटो रेस्पिरेशन इज लो इन दीज प्लांट्स एंड द क्वांटम यील्ड डज नॉट शो ए टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो जो C4 पौधे हैं उनमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जितनी एनर्जी सोखेंगे वो मैक्सिमम एडिशन में लगा देंगे, तो वहां पर क्वांटम यील्ड है वो ज्यादा मिलेगी। जैसे हम बात करें ना कि पर क्वांटम यील्ड कि जितनी एनर्जी सोखी उससे कितना कार्बन जोड़ा, तो इसके अमाउंट देखेंगे तो ये आ जाएगी आपकी हाई इन C4 एंड लो इन C3। क्वांटम यील्ड कि पर क्वांटम हमें कार्बन कितना जोड़ पा रहा है पौधा अपनी मैकेनिज्म को यूज करके। तो एट लोअर टेम्परेचर क्वांटम यील्ड ऑफ C3 प्लांट्स इज हायर देन C4 प्लांट्स, कि जब टेम्परेचर लो होता है तो C3 पौधों को फायदा होता है, इंडिकेटिंग दैट फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट्स इज मोर एफिशिएंट एट लोअर टेम्परेचर, कि C3 पौधों का फोटोसिंथेसिस है वो लोअर टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा बेटर होता है, और जो C4 पौधे हैं उनका फोटोसिंथेसिस या पर क्वांटम जो यील्ड है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर अच्छा होता है। तो यहाँ कंपैरिजन आपको दिखाया हुआ है, दिस इज C3 प्लांट एंड दिस इज C4 प्लांट, ठीक है। लीफ टेम्परेचर का मतलब जब टेम्परेचर कम होता है, और क्वांटम यील्ड कि जो आपका रिक्वायरमेंट है कि पर फोटोन क्वांटम एनर्जी को सोख करके कितना CO2 वो जोड़ा गया, तो ज्यादा यील्ड कहाँ पे आ रही है, दिस द यील्ड। यील्ड का मतलब कार्बन एडिशन है, यील्ड का मतलब क्या लेंगे, कार्बन एडिशन, यानी कि फोटोसिंथेसिस की रेट है ये एक प्रकार से, कि जितने सोखा उससे कितना कार्बन जोड़ा, दिस इज क्वांटम यील्ड, ठीक है। तो जब टेम्परेचर कम होता है, यहाँ पे लो टेम्परेचर है और यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टेम्परेचर ले रखा है। तो लो टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा क्वांटम यील्ड किसके पास है, C3 के पास, कि C3 पौधे कम तापमान के ऊपर ज्यादा अच्छे से, यानी कि जो भी एनर्जी होती है उसको सोख करके ज्यादा कार्बन जोड़ पाते हैं जब टेम्परेचर कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे C3 पौधों को नुकसान होता है, और हाई टेम्परेचर के ऊपर जो C3 प्लांट्स हैं उनके पास क्वांटम यील्ड वो कितनी हो जाती है, लो हो जाती है। कारण क्या था, कारण था C2 साइकिल, कि उनका C2 साइकिल ऑपरेट होने लग जाएगा, और C3 पौधों को लो टेम्परेचर के ऊपर फायदा है, यानी कि क्वांटम यील्ड उनकी हाई होती है, और हाई टेम्परेचर के ऊपर नुकसान है क्योंकि C2 साइकिल होने लग जाता है तो उनकी क्वांटम यील्ड है वो लो हो जाती है, ठीक है। दूसरी साइड में देखिए ये C4 पौधा है, और इसका जो क्वांटम यील्ड है उसके ऊपर टेम्परेचर का फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये लो टेम्परेचर के ऊपर भी उतना ही था, और मिड के ऊपर भी उतना ही था, और हाई टेम्परेचर के ऊपर भी उतना ही है, अनचेंज्ड है, यानी कि डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी फोटोन एनर्जी या क्वांटम एनर्जी उसने सोखी उससे कितना कार्बन जोड़ेगा, इस पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पौधा C4 हो तो।
यानी कि C4 पौधे हैं, वो टेम्परेचर कम होने पर भी सारा का सारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था उससे CO2 जोड़ लेते हैं और हाई टेम्परेचर के ऊपर भी जोड़ लेते हैं। यानी कि जो C4 प्लांट्स हैं वो क्वांटम यील्ड के अकॉर्डिंग टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, C3 डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, यही था कि द इंडिकेटिंग दैट फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट्स इज मोर एफिशिएंट एट लोअर टेम्परेचर। और C4 पौधों का ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, तो ये तो हमारा मैटर हो गया था फोटोसिंथेसिस को लेकर के। तो देखिए, अगर हम एक बार इसको दोबारा से समराइज करें, चीजें क्या थी हमारे पास। ये हमारा मैटर आया था कि फिजियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल कंसिडरेशंस क्या हो सकती है, इनको हमने डिस्कस करना चालू किया था। लिमिटिंग क्या रह सकता है, आपने बात की थी कि कोई भी एक फैक्टर जो रिसोर्स जो कम पड़ेगा, कि एक बार आप CO2 को ले सकते हैं, एक बार आप लाइट को ले सकते हैं, और एक बार में एक ही फैक्टर है वो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। इनको भी हमने देखा था। और मेटाबॉलिक स्टेप्स जहां से ये कंट्रोल हो सकती हैं चीजें, उसमें रूबिस्को की एक्टिविटी थी, RUBP का रीजनरेशन था, और ट्रायोस फॉस्फेट की मेटाबॉलिज्म थी। ठीक है, देन आफ्टर हमने डिस्कस किया था कि एनाटोमी है वो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए किस प्रकार से डिजाइन होती है, कि लीफ एनाटोमी कैसे लाइट एब्जॉर्प्शन को लेकर के मैक्सिमम के लिए काम करती है, एपिडर्मिस कैसे काम करती है, अंदर का पेलिसेड कैसे काम करता है, सीव इफेक्ट क्या होता है, लाइट की चैनलिंग क्या होती है, लाइट स्कैटरिंग क्या होती है। देन आफ्टर हम बात कर रहे थे कि सुबह से शाम तक का जो लाइट है उसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं होती, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट का जो मूवमेंट है वो किस प्रकार से रहता है, कि पत्तियों में मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स के अंदर ज्यादा सनलाइट सोखने के लिए क्लोरोप्लास्ट है वो सरफेस पे आ जाते हैं, लाइट के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। ये वाली कंडीशन थी, परपेंडिकुलर आ जाते थे। और जब लाइट इंटेंसिटी हाई होती है तो वो बिल्कुल पैरेलल हो जाते हैं, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट भी मूवमेंट देता है कि मैक्सिमम को एडजस्ट करने के लिए सुबह दोपहर शाम हम देखें तो पोजीशन उनकी चेंज रहती है। ठीक है, कुछ सिग्नल्स काम कर रहे थे, साइटोस्केलेटन काम कर रहा था, कैल्शियम आयन काम कर रहे थे, फाइटोक्रोम काम कर रहे थे मूवमेंट के लिए। सोलर ट्रैकिंग की बात हुई थी हमारी। ठीक है, कौन सा भाग पत्तियों का सोलर ट्रैकिंग के लिए काम करता है, पत्तियों को रोटेट करने का, पत्तियों को ओरिएंट करने का, उसमें आपने देखा कि पल्विनस भी काम करता है। जो कंपाउंड लीव्स होती हैं उनमें जो लेमिना है, जो पिन्ने होते हैं, उनके बेसल पार्ट काम करते हैं। हीरोट्रोपिज्म क्या थी वो हमने देखा था। सन प्लांट और सैड प्लांट्स, उनके कंपैरिजन हमने लिए थे। ठीक है, साथ में हमने जैंथोफिल कॉन्सेंट्रेशन, वायलोजैंथिन, जियाजैंथिन, इनकी कॉन्सेंट्रेशन किस प्रकार से प्रभावित होती है वो सब भी हमने लिया था। रिस्पॉन्स कर्व्स की बातें हुई थी, ये सैचुरेशंस को हमने देखा था कि लाइट का रिस्पॉन्स देखा था, उसी प्रकार से हमने CO2 का रिस्पॉन्स भी देखा था, क्वांटम यील्ड्स वगैरह का डिस्कशन था। हाई एनर्जी होने पे पौधा डिसिपेट कैसे करता है, तो ये बातें हमारी पहले आई थी। फोटो डैमेज से बचने के लिए एक्सेस एनर्जी को प्लांट वो डिसिपेट करते हैं, तो ये जेंथोफिल वाला जो बिहेवियर था ये हमने डिस्कस किया। आइसोप्रीन की बातें आई थी कि टेम्परेचर जब काफी हाई होता है तो हाई टेम्परेचर से जो डैमेजेस कोज होते हैं उनसे बचने के लिए जो आइसोप्रीन का सिंथेसिस है वो भी प्लांट्स वो करते हैं, इसको हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फोटो इनिबिशन वगैरह को हम पहले भी देख चुके थे। कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के रिस्पॉन्सेज क्या थे वो हमने देखे थे, चैनलिंग देखी थी, रेजिस्टेंस देखे थे, कंडक्टेंस को लेकर के बातें हुई थी।
ठीक है, ग्रेडियंट होता है फोटोसिंथेसिस पत्ती में, हर जगह समान रूप से नहीं होता, तो कहीं पे ज्यादा अच्छे से हो रहा होता है, कहीं से कम अच्छे से हो रहा होता है। उसके लिए लाइट और CO2 कैसे जिम्मेदार होती है, एनाटोमी इसके लिए क्या बिहेव करती है, वो हमने देखा था। ठीक है, CO2 कंपनसेशन पॉइंट्स देखे थे, C3 का है, C4 का है। C3 का है वो लेट आता है, C4 का जल्दी आ जाता है, क्योंकि C4 पौधे पंपिंग करते हैं, इसलिए रूबिस को जल्दी सेचुरेट हो जाता है। ठीक है, देन आफ्टर हमने आज वाली बातें की थी कि जो कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म्स हैं पत्तियों, किस प्रकार से पानी की कीमत को, नाइट्रोजन की कीमत को कैसे कम करते हैं प्लांट C4 वाले, वो हमने डिस्कस किए थे। कैमिडलिंग हमने देख लिया था। तो ये सारी बातें हमारी हो गई थी। और इससे पहले हमने मैकेनिज्म को डिस्कस कर लिया था कि बाई मैकेनिज्म, लाइट रिएक्शन क्या थी, डार्क रिएक्शन क्या थी, कंट्रोल कैसे होते हैं, वो सब हो गया था। यहाँ पे इकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो कंसिडरेशन थे वो हमारे हो गए थे। तो ऑलमोस्ट जो फोटोसिंथेसिस का जो भाग था वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग इसको पैरेलल तैयार कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गीतम, 1 सेकेंड।